हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज के यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमारी जो सीरीज चल रही है संविधान की, तो इसमें हम पढ़ रहे थे संविधान में भारत का संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास के अंतर्गत जो अधिनियम आए थे उसमें अब तक हम मार्ले मिंटो यानी कि 1909 अधिनियम पढ़ चुके थे। तो आज के वीडियो में जो हम अधिनियम पढ़ेंगे वो भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 के बारे में चर्चा करेंगे। क्या कारण रहे, क्या प्रभाव रहे, ये सब के बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए, पहले के वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट और पॉलिटी की प्लेलिस्ट पढ़िए। आप उसमें जाकर पहले पुराने वीडियो देखेंगे, फिर इसको देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। आप उन वीडियो को एनालिसिस कीजिए और जो भी आपका विचार है वो कमेंट में बॉक्स में डालिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर रोज़ जो वीडियो आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चर्चा करते हैं। वेलकम टू बीके स्टडीज। देखिए, बीके स्टडीज आपके लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और टेलीग्राम और वेबसाइट और ऐप सारे माध्यम से आपके लिए एजुकेशन पहुंचा रहा है। आपका सपोर्ट और आपका प्यार ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही 2 ऑफलाइन ब्रांच सिविल लाइन और ज्वालानगर रामपुर में अवेलेबल है। आप हमसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू जो उस समय भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के तत्कालीन वायसराय के पद पर थे। याद रखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू जो उस समय क्या थे, राज्य सचिव, और चेम्सफोर्ड क्या थे, वायसराय। तो याद रखेंगे, यह एक्ट पारित तो 1919 में हुआ। देखिए, क्वेश्चन जो ध्यान रखने वाले हैं वो ये है कि हम एक्ट का नाम जानते हैं 1919, तो एक्ट पारित तो 1919 में हुआ किंतु इसे लागू 1921 में किया गया था। याद रखेंगे, लागू कब किया गया था, 1921 में, महारानी विक्टोरिया के पुत्र ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा। याद रखेंगे, एक लंदन में पैलेस भी है ड्यूक ऑफ कनॉट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि किसके द्वारा सुनाया गया, तो महारानी विक्टोरिया के पुत्र ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। महत्वपूर्ण तथ्य, अब देखिए इससे क्या महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आई। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना। देखिए, ये ऐसा पहली बार था कि भारत में वो एक स्थायी और उत्तरदायी सरकार बनाना चाहते थे। तो यहाँ कहीं ना कहीं कई मानों में जो भारत शासन अधिनियम चल रहा था उसका 1858 वाला उसका अंत की शुरुआत थी। अब बात करते हैं, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का गठन किया गया। अब भारत में इसका हाई कमीशन ऑफिस बनाया गया, यानी उच्चायुक्त कार्यालय का गठन किया गया एवं भारत सचिव के कुछ कार्य उसमें स्थानांतरित कर दिए गए। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची को पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया। अब राज्यों से केंद्रीय नियंत्रण हटा लिया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब से हुई, तो याद रखेंगे प्रांतों में द्वैध शासन कब से हुई, तो 1919। देखिए, याद रखने का बहुत सिंपल तरीका, 1919। अब भैया 19 कितनी बार लिखा, 2 बार। अब 2 बार लिखा तो क्या हो गया, द्वैध शासन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अपनी सूची के विषयों पर कानून बनाने का पूर्णताधिकार प्रदान किया गया। इसमें प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भाग, हस्तांतरित और आरक्षित। देखिए, हस्तांतरित विषय कौन थे, जिसमें केंद्र और राज्य यानी केंद्र और प्रांत मिलकर नियम बनाते थे। जैसे कि आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ऐसे ही उस समय क्या था, प्रांत और केंद्र। तो ये विषय कौन कौन से थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन। तो ये आज भी ऐसे ही है। तो ये कैसे थे, ये थे हस्तांतरित। और दूसरे कौन से थे, आरक्षित, जिसमें राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस। तो ये सारा कौन देख रेख करता, ये करती गवर्नमेंट।
यानी केन। अब देखिए, हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। याद रखेंगे, शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल ही रही। काफ़ी हद तक क्या रही? असफल रही। इसके जनक, हाँ, एक चीज़ और कि द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? देखिए, आपको वीडियो में कमेंट करना है। अभी मैं इसमें बताऊंगा आपको, लेकिन आज आपको ये कमेंट करना है कि द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई। लेकिन मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि इसके जनक लियोनेल कर्टिस। कौन थे? लियोनेल कर्टिस। ठीक है, और मैं वीडियो के अंत में ये बताकर भी जाऊंगा कि इसकी शुरुआत कब हुई, लेकिन आपको वीडियो आधे में भी कमेंट करना है। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला। याद रखेंगे कि भारत में महिलाओं को अधिकार कब मिला मतदान करने का? तो 1919। याद रखेंगे, अगर कोई पूछ ले तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या पूछ ले तो भारत शासन अधिनियम 1919। नोट, विश्व में न्यूजीलैंड ने 1853 में सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्रदान किया था। आगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सुझाव इसी एक्ट में दिया गया था। अब इसी एक्ट में क्या दिया गया था? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का भी सुझाव दिया गया था। 1921 का नरेंद्र मॉडल यानी चैम्बर ऑफ प्रोविंस, जिसमें रियासतों को 3 श्रेणी में बांटने की व्यवस्था भी थी, यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों में से ही एक सुधार था। इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारत में विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। याद रखेंगे, राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। क्या किया जाता था? निर्वाचित। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद, याद रखेंगे, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। 3 सदस्यों का क्या? भारतीय होना आवश्यक था। अब देखिए, उसमें कुल 8 सदस्य थे। प्रथम पद होता था वायसराय का। तो वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड, और ये था ब्रिटिश सरकार के अधीन। द्वितीय पद कमांडर इन चीफ, ये भी क्या होता था? ब्रिटिश। शेष 6 पदों में से 3 का भारतीय होना अनिवार्य था। 6 पद थे, उनमें से 3 भारतीय होते। इनने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाई और आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियन के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का क्या कर दिया? विस्तार। इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इसी एक्ट के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। याद रखेंगे, इसी एक्ट के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही, याद रखेंगे, इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। याद रखेंगे, इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस एक्ट के अनुसार पहली बार केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट को अलग अलग पेश किया गया। राज्य विधानसभाओं में अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश संसद में भी भारत मंत्री के वेतन एवं भत्तों को भारतीय राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान था। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया
जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। यह अधिनियम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस स्तर तक सफल रहा? तो देखिए, इसी की जांच के लिए बाद में आएगा साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन आता है तो क्या विवाद होते हैं, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय। तो इनको जब हम वो आंदोलन पढ़ेंगे तो अलग से चर्चा करेंगे, तो याद रखेंगे कि उनकी चर्चा हम अलग से करेंगे, महात्मा गांधी द्वारा चलित आंदोलन। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए, भारतीय शासन अधिनियम 1935 में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में भारत के वर्तमान संविधान निर्माण के लिए एक मील का पत्थर यानी कि एक माइलस्टोन बनकर उभरा या साबित हुआ। भारत शासन अधिनियम एक लंबा और विस्तृत और साथ में लिखित दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। देखिए, जिस समय 1935 का अधिनियम आया था, ये उस समय की बात है। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिससे राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। इसने केंद्र और इकाइयों जैसे राज्य और रियासतों के बीच 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और संबंधी सूची। देखिए, संघीय सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 थे और संबंधी में 36। देखिए, अब बहुत विस्तार हो चुका है, इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया, अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी, जिसके माध्यम से वायसराय उन सभी विषयों पर निर्णय ले सकता था जो कि किसी सूची में नहीं थे। हालांकि ये संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इस संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया? इनकार। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। क्या किया? प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से शासन का अधिकार दिया। साथ ही राज्यों को क्या किया? अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से शासन का अधिकार दे दिया। राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना अनिवार्य था। ये व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में समाप्त कर दी गई। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था, देखिए वर्तमान में 8 में थी, जिसमें से अब एक, वर्तमान में 7 में थी, अब जिसमें से एक जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया गया है। व्यवस्था लागू की गई, कहाँ कहाँ लागू की गई, तो ये देखेंगे बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार और संयुक्त प्रांत। देखिए, संयुक्त प्रांत की बात अगर हम करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। संयुक्त प्रांत में कौन सी क्षेत्र आता है? उत्तर प्रदेश और असम। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और असम। हालांकि इन पर कोई प्रकार के प्रतिबंध नहीं थे। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, देखिए 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा, यानी संघीय विषयों को ही 2 भागों में तोड़ा गया था, स्थानांतरित और आरक्षित। हालांकि ये लागू नहीं हो सका। इसने मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार का अधिकार मिल गया। अब तक क्या था? जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लोग आते थे केवल वही मतदान, लेकिन अब 10% जनसंख्या को मत डालने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। साथ ही दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। तो ये हम जानते हैं कि 1932 में सांप्रदायिक पंचायत लॉन्च किया गया था, यानी कि थोपा गया था, जिसका विरोध महात्मा गांधी ने किया था और इसी कारण अनशन पर चले गए थे। वहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट हुआ था, पुणे की यरवदा जेल में। तो ये सब डिटेल में आपको पढ़ाए जाएंगे, लेकिन एक लुक के लिए मैंने केवल ये बातें बताई। अब रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।
इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि ये प्रांतीय सेवा आयोग की और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। दिल्ली में मॉरिस, याद रखें संघीय न्यायालय का अगर कभी आता है कि संघीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन थे, तो मॉरिस गवायर। कौन थे? मॉरिस गवायर की अध्यक्षता में हुआ। फेडरल कोर्ट को 26 जनवरी 1950 को, ये जो संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट बना था, इसको 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तित करते हुए संविधान में स्थापित स्थान दिया गया और इसे सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय बनाया गया, यानी अपील करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की संज्ञा इसे दी गई। इस अधिनियम द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858, देखिए वहाँ शुरुआत हो गई थी और यहाँ पर जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, यानी भारत परिषद को रद्द कर दिया या समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की एक सभा मिल गई। संविधान सभा का गठन बाद में होगा, इस बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए यहीं से डाटा निकल कर आता है कि आगे आपको क्या क्या पढ़ना है। इस एक्ट में परिवर्तन करने के लिए ब्रिटिश संसद की अनुमति अनिवार्य थी और साथ में बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। क्वेश्चन पहले बर्मा जो था भारत में ही था, इस भारत शासन अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बर्मा पर लगातार उस समय जो जापान की तरफ से लोग आ रहे थे वो बराबर आ रहे थे और आगे चल के बताऊंगा भी कि यहीं से सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा, सिंगापुर, इन जैसे जगहों को आधार बनाकर कूच किया था और भारत तक पहुंचे थे, जो कि दिल्ली का लाल किला आंदोलन पर जाकर ख़त्म हुई। ये सारी कहानी आपको मिलेंगी। उसके लिए आपको देखिए आज का जो मेरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे कि अंबेडकर साहब ने संविधान सभा की तीनों सभाओं में भाग लिया, तो इनके साथ वो और कौन व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की तीनों मीटिंग में भाग लिया। यानी कि अंबेडकर साहब को सब जानते हैं, लेकिन आपका उत्तर मैं जानना चाह रहा हूं जो अंबेडकर साहब के अतिरिक्त जो थे वो कौन थे जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। आप उत्तर डालिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।